दोस्तों आज पेश है उपकार का बदला। ये एक और चित्र है दोस्तों। अलकापुर का राजा शिवदत्त एक नेक, प्रतापी और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार की सुखी प्रसन्न थी। एक दिन वह अपने सेनापति नरसिंह व सेवक मंगल सिंह के साथ शिकार खेलने जंगल से लौट रहे थे। अचानक उन्हें किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपने घोड़ा रोक दिया। मंगल सिंह देखना क्या भयानक, जंगल में किसका बच्चा रो रहा है। जो क्या महाराज, कहकर मंगल सिंह अपने घोड़े से उतरा और बच्चे की तलाश करने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे एक कपड़े में लिपटे नवजात शिशु पर पड़ी। अरे यह तो नवजात शिशु मालूम पड़ता है महाराज। नवजात शिशु? वहाँ वहाँ। मंगल सिंह दौड़कर उस नवजात शिशु को गोद में उठा लिया। यह तो किसी सभ्यांत घराने का मालूम पड़ता है महाराज। हमारे राज्य में ऐसा कौन निर्वशी औरत हो सकती है जो इतने प्यारे बच्चे को मौत के मुंह में छोड़कर चली गई। कोई डायन ही होगी महाराज। लेकिन इसकी मन इतना क्यों खिंच रहा है इसकी, और मन अगले ही क्षण इसको तुरंत ही महल ले चलो। बड़ा होकर ये राजकुमार के साथ खेलेगा। जो गया महाराज। महल पहुंचते ही सबसे पहले अपने अंतपुर में गए। महारानी जी, महाराज आ गए। महारानी सुमित्रा ने उठकर उनका स्वागत किया। इस बार हमारे लिए क्या लाए हैं महाराज? एक खूबसूरत तोहफा। तो फिर दिखाइए न, कहाँ छिपा कर रखा है। अभी पेश करते हैं आपके सामने। महाराज ने ताली बजाते ही मंगल सिंह बच्चे को लेकर महल में हाजिर हुआ। और फिर यह लीजिए वह खूबसूरत तोहफा महारानी। खूबसूरत बच्चा, मगर किसका है यह हम नहीं जानते। जंगल में पड़ा मिला, हम उठा लाए। ऐसी कौन सी डायन माँ थी जिसकी इस खूबसूरत बच्चे का त्याग कर दिया। मैं इसे पालूंगी। यह सुनकर हमें खुशी हुई, लेकिन इस बात का ध्यान रखें इस घटना को इस बच्चे का पता नहीं चलना चाहिए। कभी नहीं चलेगा महाराज। और फिर राजा ने बड़ी धूमधाम से बच्चे का नाम संस्कार किया। महाराज, पंचांग के अनुसार इसका नाम विशाल, ठीक है, आज से इसका नाम विशाल दत्त ही होगा। समय बीतता गया। विशाल दत्त सुमित्रा अक्सर नन्हे विशाल दत्त को अपने दोनों पुत्रों के साथ खेलते देखकर बड़े खुश होते। विशाल को देखकर कौन कह सकता है हमारा पुत्र नहीं है। राज के लिए प्रजा, हर बालक उसका पुत्र होता है राजा के लिए। विशाल दत्त एक दिन जरूर महान योद्धा बनेगा। देखो सभी कैसी तलवारबाजी कर रहा है। कहीं इसकी यह तलवार कभी आपके विरुद्ध न उठ जाए, मुझे इसी बात का डर लगा रहता है। मन में शंका का सताना मत दौरानी, यह बड़ी डायन होती है। दूसरे दिन शिवदत्त दर्पण में अपना चेहरा चिंतित उठ गया। सिर के बाल सफेद होते जा रहे हैं। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। महारानी, हमें अपने उत्तराधिकारी को सिर्फ निर्णय कर लेना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी? हाँ महारानी, अगर तुम विचार से युवराज, हमें किस युवराज को बनाना चाहिए? वैसे तो बड़े पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, किंतु मौका की नज़ाकत देखकर कोई भी चुनाव किया जा सकता है। अगर मान लो कि हमें चुनना ही हो तो जो राजकुमार सबसे बहादुर और बुद्धिमान हो उसे चुना, ऐसा ही होगा उसी क्षण। तो फिर आप विशाल को भी इस परीक्षा में भाग लेने का मौका देंगे महाराज? क्यों नहीं, न्याय का तकाजा भी यही है। कुछ दिन बाद राजा अपने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया। तुम्हारी सब शिक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा देने के लिए हमें क्या करना होगा पिताजी? कुछ ज़्यादा नहीं, तुम लोगों को सिर्फ एक घड़ा भर अकल लानी होगी। घड़ा भर अकल? यह कैसी परीक्षा है अनुज भैया? लगता है पिताजी बूढ़े हो गए हैं, साथ साथ सटिया भी गए हैं। अनुज, किंतु विशाल को यह सवाल बड़ा दिलचस्प लगा। घड़ा भरकर अकल लाने के लिए मुझे अपनी अकल लगानी होगी, तभी इस सवाल का जवाब खोज पाऊंगा। राजकुमारों की सोच में डूबा देख
जाओ अब 1 माह में, तो अगर तुम समय देते हैं 1 माह बाद जो राजकुमार हमें घड़ा भर कर जला देगा उससे सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। परंतु मनुज और अनुज उस परीक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं ली। दोनों को अपने आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलने में व्यस्त रहे। ओह, हम आज हार गए अनुज, अब एक कौड़ी भी पास नहीं बची। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है अनुज भैया, चलो घर माँ से जेवर ले आते हैं, फिर दाव लगा लेंगे, देखते हैं कब तक हारेंगे, कभी तो जीतेंगे। हाँ या ठीक है, माँ हमें मना भी नहीं करेगी क्योंकि हमें विशाल से ज़्यादा प्यार करती है। वे दोनों राजमहल की ओर चलते पड़े और महल में पहुंचकर, मेरे पास का सारा रुपया तुम दोनों ने जुए में गवा दिया, अब तो होश में आ जाओ बेटो, हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है, पैसे नहीं तो जेवर लाओ। उफ, यह किस जन्म की सजा दी तूने भगवान, इन कपूतों से तो मैं बिना औलाद ही अच्छी थी। अगर यह बात महाराज को पता चल गई तो निश्चित ही दोनों राज को महल से निकाल देंगे, अपना सारा राजपाट विशाल के नाम कर देंगे, जिसका माँ बाप का पता है न खानदान का। उधर विशाल घड़ा अकल लाने की तरकीब सूझ गई। हाँ यही ठीक रहेगा। उसने राजमहल के पिछवाड़े के बगीचे में काशी फल के बीज बो दिए और जब काशी फल की बेल के छोटे छोटे फल आने लगे तो उसने एक सेवक को किसी कुमार के यहाँ से छोटे मुंह का एक घड़ा मंगवा दिया, लीजिए राजकुमार। और विशाल ने उस घड़े को ले जाकर फल के मुख पर रख दिया। ठीक 1 माह बाद कहो अनुज मनुज, क्या तुम दोनों एक क्या घड़ा भरा अकल नहीं ले पाए हमारे लिए? पिताजी, आपने हमें ऐसा असंभव काम दिया जिसे हम क्या कोई भी नहीं कर सकता। तभी विशाल अपने हाथ में एक छोटा सा घड़ा लेकर वहाँ आ गया। मैं ले आया पिताजी आपके लिए घड़ा भरा अकल। अच्छा देखो मूर्ख, अकल भी कई किसी घड़े में लगती है भैया। विशाल ने घड़ा जाकर महाराज के हाथ में थमा दिया। लीजिए पिताजी, लेकिन ध्यान रहे इसे ऐसे निकालना न टूटे, घड़ा न टूटे वरना। और राजा ने उसे घड़े में का मुंह खोला और देखा तो चौंका, वाह खूब, तुमने तो वाकई अक्लमंद हो। राज दरबारियों से भी इस घड़ा भरा अकल को देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। महाराज, हम भी इस घड़ा भरा अकल को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोशिश करो कि बिना घड़ा तोड़े अकल बाहर निकाली जा सकती या नहीं। और फिर जब दरबारियों ने घड़े को देखा तो दंग रह गई। यह तो कमाल कर दिया राजकुमार ने, किस तरकीब से अकल को घड़े में सची दिया, यह वाकई बुद्धिमानी का काम है। उसकी इस प्रशंसा से दोनों राजकुमार मन ही मन जल उठे और वहाँ से चले गए। परंतु राजा शिवदत्ता उसकी प्रशंसा में अपने विशाल को जंगल से उठाकर लाने का निर्णय किया। प्रसन्न थे कि उसने विशाल को जंगल से लाने का उठाकर निर्णय किया। हमें विशाल को जंगल से लाकर कोई गलती नहीं की महारानी, लगता है अब इस राज्य का युवराज बनेगा। पर यह अपने राजकुमारों के साथ अन्याय होगा। परंतु युवराज का चुनाव की युक्ति तुम्हारी ही सुझाई हुई थी, फिर अपने निर्णय पर तुम इतना दुख क्यों? मैं दुखी नहीं हूँ, आपसे विनती कर रही हूँ कि दोनों को परखने का एक मौका और दिया जाए। ठीक है, हम तीनों को एक परीक्षा और लेंगे। और उधर अनुज और मनुज को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्हें तो बस अपनी मस्ती में फुर्सत नहीं थी। मनुज, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, यही जीवन है। हाँ भैया, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर कल की चिंता क्यों करें? तभी महारानी सुमित्रा वहाँ पहुंची। अरे मूर्खो, तुम यहाँ शराब और नशे में डूबे हो, वहाँ वह लवारिस विशाल तुम्हारे पिता से राजपाट पाने की जुगाड़ कर रहा है और तुम दोनों को अब भी अपने आप को नहीं संभाला तो महाराज उसी अनाथ को तुम्हारा नाथ बना देंगे। तो फिर हम क्या करें? ख़त्म कर दें उसे? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने सिर्फ अकल से अपनी आपको युवराज बनाने के योग्य साबित करो, इसलिए मैंने तुम्हें एक चांस और दिलवाया है। ठीक है माँ, अनुज भैया, हमें पिताजी की परीक्षा को किसी तरह पास करना होगा।
ठीक है, वक्त आने पर देखा जाएगा। इस वक्त तुम जाओ और हमें मौज करने दो। कुछ दिन बाद राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। देखो बच्चों, उस टोकरी में कलजी है, उसके मुंह बंद है, सुराइयों से पानी तुम्हें इस बंद टोकरियों को खोले बिना उस कलजी को बाहर निकाल कर खानी होगी और इन बंद सुराइयों से पानी निकाल कर पीना होगा। ध्यान रहे कि सुराई टूटने ना पाए। मुझे लगता है भैया पिताजी सचमुच पागल हो गए हैं। क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं और पागलपन के साथ हमें भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, तुम लोग अपने आप को कमरे में ले जाकर कोशिश करो। थोड़ी देर बाद मुझे बताओ क्या हल निकला तुमसे। तीनों राजकुमार अपने अपने कमरे में चल पड़े। मनुष्य के कमरे में यह पागलपन का काम मुझसे नहीं होगा। तभी यह हो ही नहीं सकता। मनुष्य क्यों व्यर्थ में अपना दिमाग खपाए। चलो जुआ खेलने चलते हैं। उधर विशाल कमरे में जब तक कोई हल नहीं सुझाई देता, यही तो सिखाया है गुरुजी ने। काफ़ी देर सोचता रहा। उसके बाद कुछ सोचकर वह बंद मुंह की सुराई से कपड़ा लपेट लिया। यह काम पूरा हुआ। अब कलजी से निमटना है उसी युक्ति से। अगर मैं टोकरे को जोर से लाऊंगा तो कलजी टूटकर चूर चूर हो जाएगी और टोकरे के छेदों से गिरने लगेगी। कुछ क्षण बाद कैसी कठिन परीक्षा थी। इस दुनिया में कोई काम मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। अगर आदमी हिम्मत न हारे तो सुराही के कपड़े से भी कुछ पानी सोख ही लिया होगा। और अगले ही पल उसने कपड़ा निचोड़कर पानी पिया। इधर कमरे के बाहर तुम दोनों ने कलजी खाई और पानी पिया? नहीं पिताजी, लेकिन मैंने कर लिया भाइयों। राजा रानी तथा दोनों राजकुमार जल्दी ही विशाल के कमरे में पहुंचे। यह काम तो हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो पिताजी। पर तुमने कैसे किया विशाल ने उसे सबके सामने प्रयत्न करके दिखाया। इस तरह टोकरी के अंदर की कलजी झरकर बाहर निकल आई और इस तरह पानी पी लिया। विशाल, मुझे खुशी है कि तुमने अकल लड़ाई और कामयाबी हासिल की। तुम परीक्षा में पास हो गई। दूसरे दिन राजा शिवदत्त ने मंत्री और तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए सभा आयोजित की। यद्यपि विशाल सबसे छोटा है और उसके बाद बुद्धि का धैर्य की परीक्षा दी, इसलिए मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। आप दोनों राजकुमारों को जमींदार की पदवी के साथ साथ एक जमींदार जागीर देता हूँ। इस प्रकार विशाल दत्त ने युवा पद तो मिल गया, लेकिन घोषणा महाराज रानी को दोनों राजकुमार चिढ़ गए। जब विशाल दत्त राजा रानी से आशीर्वाद लेने पहुंचा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। आशीर्वाद तो मुझे तुझे हूँ जिसके मेरे बेटे का हक छीन लिया। अब तक मैंने अपने बेटे का हक नहीं दिला दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। उधर राजमहल में विशाल दत्त के खिलाफ महारानी सुमित्रा और दोनों राजकुमार प्रयत्नरत रहे थे। अच्छा, तो वह राजकुमार नहीं तो फिर आपको पिताजी ने उसे युवराज घोषित कर दिया। ठीक, मैं इस विशाल को इतना नीचा दिखाऊंगा कि उसका नगर देखेगा, सारा नगर देखेगा। जल्दीबाजी से काम ना लो बेटा, तुम्हें इस समय देखकर चाल चलनी है। चाल तो समय पर ही चली जाएगी माँ, बस तुम्हारा साथ देना होगा माँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। और तभी अनुज की शैतानी खोपड़ी में एक भयानक विचार जन्म लिया। अनुज ने अपनी सारी योजना बता दी। तो फिर क्यों न हम किसी तरह विजय महाराज को शतरंज का मोहरा बना। ख्याल बुरा नहीं है, इस खेल में तीर और 2 शिकार हो जाएंगे। और एक रात को उन दोनों ने अपनी योजना पर अमल करने की ठान ली। दोनों दबे पांव
महाराज के शयन कक्ष में घुसे और मौका देखकर मनुज और अनुज के इशारे पर सोते हुए महाराज के सीने में खंजर घोंप दिया। खंजर लगते ही महाराज दर्द से चीख उठे। अपनी मदद के लिए उन्होंने जोर से पुकारा, आह विशाल, जल्दी चलो, कहीं छिप जाओ मनुज। उधर विशाल महारानी जी जब महाराज की चीख सुनी तो वह एकाएक जाग कर महाराज के शयनगार की ओर दौड़ा। यह आवाज तो पिताजी की थी, क्या वो उन्हें? महाराज के करीब पहुंचा, नहीं, यह नहीं हो सकता। पिताजी, आपको खंजर किसने मारा? उसने फिर जल्दी ही महाराज के सीने से खंजर खींच लिया। तभी वहाँ योजना अनुसार महारानी सुमित्रा और राजकुमार व दासी दौड़े कर आई। अरे कमबख्त, यह क्या किया तूने? देवता समान अपने पिता को तूने राज सिंहासन के लालच में वध कर दिया। नहीं नहीं भैया, यह झूठ है, मैंने पिताजी की हत्या नहीं की। बहुत खूब, हाथ में खून भरा खंजर, बिस्तर पर पिताजी की लाश, फिर भी कह रहा है खून मैंने नहीं किया पापी। उसी क्षणावेश में भरकर महारानी सुमित्रा ने मुंह पर तमाचे जड़ दिए। क्या मैंने इसी दिन के लिए पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया? तू एक दिन मेरे सुहाग को उजाड़ देगा। सचमुच तू काला नाग निकला। क्या तुम भी यह विश्वास कर रही हो कि मैंने वास्तव में पिताजी की हत्या की है? विश्वास करने लायक तूने छोड़ा ही कहाँ हत्यारे। गिरफ्तार कर लो नमक हराम को और कारागार में डाल दो। कल हम इसे भाग्य का फैसला भरे दरबार में करेंगे। और तब सैनिकों ने विशाल को ले जाकर कारागार में डाल दिया। यह जरूर अनुज और मनुज का रचा षड्यंत्र है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अगले दिन विशाल को अपने अपराध की सजा सुना दी गई। हम तुझे यह सजाए मौत न देकर देश निकाला दे रहे हैं, तुम पर इतना दिनों तक प्रेम का उपकार समझना। आपको इस तरह एहसान को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा युवराज। मैं आपकी जान आपने जिंदगी बख्श दी। सेनापति जी, ले जाइए इस हत्यारे को और हमारे राज्य की सीमा से बाहर जंगल में फेंक दीजिए, जहाँ से महाराज इसे उठाकर लाए थे। जो आज्ञा युवराज। सेनापति नरपत सिंह अपने पीछे सैनिकों के साथ विशाल को ले जा चल पड़े। जंगल में पहुंचकर यहीं से हमारे राज्य की सीमा समाप्त होती है। युवराज, हम जानते हैं कि आप बेकसूर हैं, फिर भी राज आज्ञा पर मजबूर है। आपका क्या दोष? यह तो मेरे भाग्य का दोष है और भाग्य में लिखे को कोई नहीं मिटा सकता, ना मैं आप। विशाल जंगल में छोड़कर सेनापति अपने राज्य की ओर लौटे। ईश्वर आपको अपने मकसद में कामयाब करे। सेनापति के जाने के बाद विशाल एक पत्थर की शिला पर बैठ गया। उसी समय यह आवाज़ किसकी है? किसी के चलने की आट है, किसी के जंगल जानवर की तो नहीं। यही सोचते हुए पता लगाने के लिए चल पड़ा। और 4 स्त्रियां थी जो जंगल से होकर गुजर रही थी। ये चारों देवियां कौन हैं और इस जंगल में क्या करने आई हैं? विशाल उनके पीछे चल पड़ा। वे चारों एक आश्रम में गई जहां एक सन्यासी समाधि में लीन था। विशाल एक झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगा। उन चारों स्त्रियों ने पहले पूरे आश्रम की सफाई की, फिर जल का छिड़काव, फिर शांत उसे झाड़ पहुंचकर स्वच्छ बनाया। विशाल बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह करते करते उन स्त्रियों के मुखमंडल पर तेज चमकने लगा। यह अवश्य ही सुरक्षित आई अप्सराएं मालूम पड़ती है। मुझे अपनी समस्या का हल पूछना चाहिए। जब वे चारों स्त्रियां अपना काम पूरा करके जाने को पलटी तो विशाल ने उनके सामने जाकर उनका नतमस्तक प्रणाम किया। मेरा प्रणाम स्वीकार हो देवी। कौन हो? कौन? विशाल दत्त। लेकिन तुम चारों में से प्रणाम किसको किया? अरे आप मेरा नाम भी जानती हैं, बताइए आप कौन है? और एक ने अपना परिचय दिया, मैं भूख हूँ। भूख का क्या? सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन रखकर खाए तो पेट भर गया। पत्थर में रखकर दाल भात खाया तो पेट भर गया। दूसरी बोली में प्यास हूँ। प्यास का भी क्या? सोने के पात्र में भरकर पिया तो प्यास बुझ गई। हाथ से
पी लिया तो प्यास बुझ गई। तीसरी ने कहा, मैं नींद हूँ। नींद का क्या? मखमल के बिस्तर पर सोए तो नींद आ गई, जमीन पर लेटे तो सो गए तो नींद आ गई। अंत में चौथी का नंबर आया, मैं आस हूँ। आस पर तो यह दुनिया टिकी है। हर आदमी किसी न किसी आस पर जीता है, इसलिए देवी जी सत सत प्रणाम करता हूँ। उसकी बात सुनकर पहले तीनों स्त्रियां चिड़ी कर एकालोप हो गई। सिर्फ आस रह गई। तुमने मुझे तुम्हारी समस्या पता है विशाल दत्त। तुम्हारी वह समस्या का केवल चिंता मणि मुनि हल बता सकते हैं, इसलिए उसकी सेवा करो, वह तुम्हारा कल्याण कर देंगे। कहकर वह स्त्री अचानक वहां से लोप हो गई। विशाल वहां आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर विशाल चिंता मणि के मुनि की सेवा में जुट गया। रोज शाम वह आश्रम में झाड़ू लगाता, नदी से पानी भरकर लाता और समय मिलने पर उसने साधु के हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ जाता। एक दिन सूरज की पहली किरण फूटने के साथ ही मुनि की समाधि टूटी। क्या चाहते हो वत्स? अपनी समस्या का समाधान मुनिवर। ओ तो तुम अपने पिता की हत्या का राज जानना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कूटनीति से काम लेना होगा। एक सन्यासी के वेश धारण कर अनुज और मनुज के खिलाफ भड़काना होगा, तभी सारा भेद खुल जाएगा। वैसे हत्या मनुज ने की है और हत्या का षड्यंत्र अनुज का है। महारानी की सुमित्रा भी शामिल थी। लेकिन महाराज, आप जैसे कहते हैं मैं वैसा करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। इधर महाराज शिवदत्त की मृत्यु के बाद जब अनुज राज सिंहासन पर बैठा तो मन में मनुज के प्रति देश भाव समा गया। अतः उसने मनुज को वैशाली गढ़ का राज्य तथा गणपति बनाकर अपने से दूर कर दिया। तभी एक दिन अचानक विशाल सन्यासी का वेश धारण कर उसके दरबार में पहुंचा। ओह भाग्य सन्यासी, तुम सही समय पर पधारे। बोलिए महाराज, क्या समस्या है? मैं चुटकी में हल कर दूंगा। उस समय मुनि किसी झगड़े को निपटा रहा था। तब राजा ने उसे मुद्दती को पूरा विवरण सुना दिया। फिर वह बंदी कहता है, मैं निरपराध हूँ सन्यासी, तुम कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हो, तुम्हारी क्या राय है? यह झूठा है, इसके दोनों हाथ काट देने चाहिए ताकि दूसरे को सबक मिले। सन्यासी, तुम बड़े समझदार हो, मन की बात तुरंत भाप लेते हो, तो राज्य संचालन में मेरी मदद कर सकते हो। कुछ महीने बाद तुम्हारे बिन तो मैं अब कुछ भी नहीं होता। कपिल मुनि, मुझे तुम्हारा बड़ा आसरा है, सारा है। मेरे दिमाग में तो बड़ी योजनाएं हैं। मैं कल ही अलकापुर राज्य सिंहासन पर बैठाना चाहता हूँ। तुम छोटे से गणराज्य में गणपति बनकर अब तक जीवन गुजारोगे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कपिल मुनि? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? पहले भी तुमने हत्या की है, इल्जाम विशाल पर लगाया है और फायदा अनुज ने उठाया, और तुम बेवकूफ़ बनकर। यह सन्यासी शायद ठीक कहता है। योजना तो मैंने ही बनाई थी और हत्या भी मैंने की थी। अनुज कितना स्वार्थी निकला, उसने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। यह समय सोचने का नहीं मनुज, जीवन क्षण भंगुर है। कहो कहीं देर न हो जाए। वैसे मैं ठहरा सन्यासी, मुझे भला तुम्हारी तुम्हें रणनीति क्या सिखाऊंगा? ऐसा ही होगा। सन्यासी से संतुष्ट होकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे मालूम था तीर ठीक निशाने पर बैठा। उधर अलकापुरी के राजमहल में एक दिन महाराज, राजगृह में एक तपस्वी पधारे, आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। तपस्वी? अनुज तुरंत ही तपस्वी से मिलने राजगृह की ओर चल पड़ा और राजगृह पहुंचकर आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? सेवा तो हम तुम्हारी करने आए हैं अनुज। आज रात तुम्हारे जीवन पर बड़ा भारी संकट आने वाला है। तुम्हारा भाई तुम्हारी जान लेना चाहता है। यह झूठ है, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं सोच सकता।
अगर मेरी बात गलत निकले तो सुबह होते ही मेरा सिर कलम कर देना अनुज, मैं उप तक नहीं करूँगा। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। आज की रात तुम हमारे मेहमान रहोगे। और उसी रात जब अनुज गहरी नींद में था का बहाना करके अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था कि शयन कक्ष में एक साया तलवार हाथ में लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने अनुज के ऊपर वार करना चाहा, उसका पीछा करते सैनिकों ने तुरंत पकड़ लिया। कौन हो बदमाश, रोशनी जलाओ। और जब अपनी हत्या करने वाले व्यक्ति को अनुज ने देखा तो हैरान रह गया। कौन? अनुज? मनुज भाई, मेरा भाई। लेकिन महाराज यह जनन अपराध है, इसे उचित दंड मिलना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए मनुज, जिसके लिए तुम मेरी हत्या करना चाहते थे? आधा राजपाट, तुरंत, बस आधा राजपाट। मगर किस लिए? मैंने तुम्हें वैशाली का गणराज्य दे दिया, ये क्या कम है? वैसे तुम्हें तो फांसी मिलनी चाहिए। महाराज शिवदत्त की हत्या के अभियोग में तभी वहाँ अन्य लोगों के साथ वह सन्यासी भी आ पहुँचा। बहुत खूब, महाराज की हत्या का षड्यंत्र तुमने रचा और रानी सुमित्रा ने रचा। तब मैंने हत्या की थी। उस हत्या में तुम लोगों दोनों भी दोषी हो। ओह, महाराज की हत्या तुम लोगों ने की थी और इल्जाम उस बेचारे विशाल दत्त पर सिर थोप दिया। उसी समय सन्यासी ने अपना नकली वेश उतार फेंका। अब तो आप लोगों को पता चल गया कि महाराज की हत्या मैंने नहीं की, आपने उसके अपने पुत्रों ने की थी। मैं निर्दोष हूँ। कौन? युवराज विशाल दत्त। तभी मौका देखकर अनुज और मनुज हाथ में तलवार छीन ली और विशाल दत्त को मारने के लिए चल पड़ा। उसी क्षण महारानी सुमित्रा विशाल के सामने आ गई। यह तुमने क्या किया? माप मेरे लिए अपनी जान दे दी रानी जी। और तलवार उसके सीने में घुसती चली गई। मैंने अपने पाप का प्रायश्चित किया है बेटा, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा न कहो माँ, धरती पर माँ से ज़्यादा महान कौन है? तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या तुम्हारे लालन पालन में का कर्ज मेरे ऊपर है, मैं मरने नहीं दूंगा। उसी समय मौका पाकर अनुज मनोज जैसे वहाँ से भागे। गिरफ्तार कर लो इन दोनों दुष्टों को। इनने अपने पिता का हत्या है, दूसरा अपनी माता का। जोग्य सेनापति। और दोनों ने राजकुमार को बंदी बना लिया। दोनों को कारागार में डाल दो। जब सेनापति उन दोनों को ले जाने लगे, ठहरो, इन दोनों को छोड़ दो। लेकिन युवराज, दोनों हत्या का दोष है। मेरी आज्ञा नहीं सुनी तुम दोनों लोगों ने, छोड़ दो, हमने इन्हें माफ़ कर दिया। जोग्य युवराज। और दोनों राजकुमार दौड़ दिए। हमें माफ़ कर दो भाई, हम पापी हैं। मैंने आज से तुम्हें माफ़ कर दिया, स्नेह की कीमत चुका दी। तुम दोनों अब गणराज्य में चले जाओ। जी, पिताजी ने तुम्हें दिए थे और माँ मेरे साथ रहेगी। अगले दिन विशाल दत्त ने अलकापुरी के सिंहासन पर राजा की हैसियत से आसीन हुआ। राजा विशाल दत्त की जय हो। राजमाता सुमित्रा की जय हो। समाप्त दोस्तों।